डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन करेंगे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करेंगे। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर है उसमें से भी एक 20 नंबर का आपके क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। और उसके अलावा इसमें भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, और या चांसेस है कि इसमें से एक 10 नंबर का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए। लेकिन मोस्ट जो ज़्यादा संभावना है ना, वो 20 नंबर के क्वेश्चन की है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप जानते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? यानी कि जो भी कैपिटल हमने बिजनेस में ली है उसकी कॉस्ट आती है। जैसे आपने डिबेंचर इश्यू किया रखा है ना, तो डिबेंचर की कॉस्ट क्या आएगी? इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। इंटरेस्ट के रूप में आपको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा उन डिबेंचर होल्डर्स को। यदि आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है तो डिविडेंड के रूप में कॉस्ट आएगी, है ना। इस प्रकार इनकी जो भी सोर्सेस हैं कैपिटल है उसकी कॉस्ट आती है ना। हम उसको रिटर्न के रूप में क्या दे रहे हैं, तो वही उसकी कॉस्ट आती है। तो इसकी कॉस्ट हम निकालना चाहेंगे कि जो भी सोर्स है हमारी, जो भी कैपिटल है उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, किस सोर्स से कितनी कॉस्ट आ रही है। तो अगर हम बात करें तो देखो, एक तो कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट यानी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं केडी। केडी कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि केडी। दूसरी कॉस्ट आती है, वो आती है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के रूप में जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं हम केपी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तीसरी कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी, और इसको हम बोलते हैं केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और फोर्थ होती है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन अर्निंग्स, इसको हम बोलते हैं के आर, है ना। के आर से डिनोट करते हैं इसको। के आर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और के डी होता है कॉस्ट ऑफ डेट। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। डेट की कॉस्ट क्या आएगी? तो आपको पता है डिबेंचर के रूप में, डिबेंचर्स अगर हम इश्यू करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है इंटरेस्ट के रूप में। इंटरेस्ट एक कॉस्ट होती है उसकी, इंटरेस्ट। अब ये जो डिबेंचर होना है वो भी दो प्रकार के इश्यू हो सकते हैं, है ना। डेट डेट दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होता है कि आपके रिडेम्बल, रिडेम्बल डेट, है ना। और एक आपके हो सकते हैं इरिडेम्बल डेट, इरिडेबल डेट, जिनका कोई रिडेम्पशन ईयर ही नहीं होता। अब इनका क्या होता है? एक फिक्स रिडेम्पशन होता है, एक टाइम पीरियड बाद में इनका क्या होता है? रिडेम्पशन होता है, ठीक है। और इसका कोई एक टाइम पीरियड ही नहीं होता, इनका कब रिडेम्पशन होगा इसमें एक टाइम पीरियड आपको नहीं दिया होता है, ठीक है। अब इसमें देखो कॉस्ट क्या आएगी, मैंने बताया आपको कॉस्ट आती है इंटरेस्ट के रूप में, तो इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है। इंटरेस्ट क्या है? कॉस्ट आ रही है। अब ये किस पे कॉस्ट आ रही है? इंटरेस्ट किस पे आई? ये इंटरेस्ट आपने उनको मतलब आपने उनको रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। अभी किस पे दिया? जो जितना पैसा आपने लिया है उसी पे दोगे ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड इंटू 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज में आ जाएगा कि इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। ये पैसा हमें रिसीव हुआ और इस पे हमने ये इंटरेस्ट के रूप में हमने भुगतान किया, ठीक है। इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अब ये नेट प्रोसीड का मतलब है कि एक्चुअल में आपको कितना पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। ये हम यहाँ पे फेस वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन यदि फेस वैल्यू पर देखो आप, फेस वैल्यू पर कभी भी इश्यू किए जाते हैं डिबेंचर, तो उसको इश्यू करने की कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है, जैसे ब्रोकरेज है ना, इश्यू एक्सपेंसेज वगैरह हो जाते हैं। तो वो जो कॉस्ट आती है ना, उसको हम क्या करेंगे? हम लेस कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नेट प्रोसीड। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, कैलकुलेट कैसे करते हैं नेट प्रोसीड? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, नेट, ये कैसे करते हैं? सबसे अपन ऊपर लिखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ये मान लो कि अगर 100 रुपए का शेयर है, ये 100 रुपए का डिवेंचर्स है ना। फेस वैल्यू है 100 रुपए, 100 रुपए। अब इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से हम लेस करते हैं इश्यू एक्सपेंसेज को, इश्यू एक्सपेंसेज। अभी इश्यू एक्सपेंसेज क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज हो जाए, है ना। उसके अलावा हो सकता है अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन हो जाए, अंडरराइटिंग कमीशन हो सकता है। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस हो सकता है, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेज ये कुछ भी हो जाएगा। जैसे मान लो 2 रुपये ब्रोकरेज है, 2 रुपये आपके प्रिंटिंग अंडर और अंडर राइटिंग कमीशन है, 1 रुपये आपकी प्रिंटिंग एक्सपेंसेज हो रही है एक शेयर पर, ठीक है। टोटल कितनी कॉस्ट होगी?
5 रुपये, ठीक है। तो ये नेट प्रोसीड कितना हुआ, 95 है ना, ये नेट प्रोसीड हो जाएगा। नेट नेट प्रोसीड, ये नेट प्रोसीड कितना हो गया, 95 हो गया। तो आपको क्या लेना है यहाँ पर, नेट प्रोसीड लेना है। आपको ध्यान रखना नेट प्रोसीड लेना है, फेस वैल्यू है और उसमें ये एक्सपेंसेस दे रखे तो इनको लेस करोगे, फिर नेट प्रोसीड निकालोगे, वो यहाँ पर आपको काम में लेना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके इरिडेबल डेट का, ठीक है। इरिडेबल डेट में नेट प्रोसीड अपॉन इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, ओके। अब ये जो कॉस्ट आती है वो आती है बिफोर टैक्स। आपको पता है इंटरेस्ट, देखो अगर ऐसे याद नहीं हो तो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट आपको टैक्स से पहले ही डिडक्ट कर लिया जाता है, इंटरेस्ट है ना, टैक्स से पहले। तो ये जो कॉस्ट आती है ये बिफोर टैक्स आती है। अगर इसको आफ्टर टैक्स करना चाहिए, ये कॉस्ट कौन सी आएगी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट ये आएगी बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। अगर इसको आफ्टर टैक्स बनाना चाहिए तो इसको कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई, 1 माइनस टैक्स रेट से इसको गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, आफ्टर टैक्स हो जाएगी, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में आपको बिफोर टैक्स पूछा है या आफ्टर टैक्स पूछ रहा है। यदि आपका क्वेश्चन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है तो उसमें देखो बाकी की जो कॉस्ट होती है ना, जैसे इक्विटी है, प्रेफरेंस है, तो वो आफ्टर टैक्स निकलती है। तो यहाँ पर आपको इस कॉस्ट को भी आफ्टर टैक्स ही निकालना है, ये बात ध्यान से रखो, ध्यान देनी है आपको कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यदि क्वेश्चन आता है तो उसमें आप वेटेड निकालते हो तो वहां पर कॉस्ट आपको आफ्टर टैक्स वाली ले ली, यानी कि यहाँ पर 1 माइनस टैक्स से आपको गुणा करना है। ये बात ध्यान से आप याद कर लीजिए, 1 माइनस टैक्स रेट से गुणा करना है, तो ये टैक्स भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये आपकी टैक्स, ये जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स है ना। और क्योंकि जो आप इक्विटी की कॉस्ट निकालोगे या प्रेफरेंस शेयर की निकालोगे वो भी आफ्टर टैक्स आती है, इसलिए ये जो बिफोर टैक्स आ रही है इसको किस में बदलना होता है, आफ्टर टैक्स में। तो इंटरेस्ट को किससे गुणा करते हैं, 1 माइनस टैक्स रेट से, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब उसके बाद में हम देखते हैं रिडेम्बल डेट है, तो रिडेम्बल डेट है, रिडेम्बल डेट में क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट के रूप में। अब रिडेम्पशन, रिडेम्बल डेट में क्या होता है कि एक फिक्स टाइम होता है उस, है ना, उस टाइम बाद में आपको रिडेम्पशन करना होता है, उसको हम बोलते हैं कि एक मेच्योरिटी वैल्यू होती है, उसकी मेच्योरिटी वैल्यू तो होती है, कुछ टाइम पीरियड होता है ना, जो मेच्योरिटी ईयर हम उसको बोलते हैं। तो उस मेच्योरिटी ईयर बाद में उसका रिडेम्पशन किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट के रूप में तो कॉस्ट आएगी आएगी, उसके अलावा रिडेम्पशन जो किया जाएगा वो एक निश्चित मूल्य पे किया जाएगा। तो हो सकता है कि वो प्रीमियम पर इश्यू किया जाए या हो सकता है वो डिस्काउंट पर इश्यू किया जाए। और अभी जो नेट प्रोसीड है इनका जो डिफरेंस होता है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, जो जितने भी साल में बाद में रिडेम्पशन किया जा रहा है उसमें हम उसको कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं। देखो इसमें फॉर्मूला कैसे होगा, इसमें आएगी इंटरेस्ट के रूप में तो कॉस्ट आएगी आएगी, इंटरेस्ट तो कॉस्ट आएगी, उसके अलावा क्या कॉस्ट आएगी, मान लो आपने 100 रुपए का शेयर था और आप 100 रुपए का डिवेंचर था और यहाँ पर आपने 90 रुपए में उसको नेट प्रोसीड हुआ, नेट प्रोसीड यानी कि 10 रुपए मान लो डिस्काउंट के रूप में चले गए, ठीक है। तो 90 रुपए आपको मिले और उसका रिडेम्पशन आपको 120 रुपए पे करना पड़ा, 120 रुपए। तो यहाँ पर देखो ये 30 रुपए का भी तो लॉस हो गया ना, आपको तो 90 मिले लेकिन आपको जब भुगतान करना पड़ा इंटरेस्ट के रूप में, कॉस्ट तो दे ही रहे हो, इंटरेस्ट के रूप में आपकी कॉस्ट तो जा ही रही है, उसके अलावा कॉस्ट और आपकी क्या जा रही है कि 90 रुपए आपको मिले तो लौटाने भी 90 ही चाहिए थे, है ना, लेकिन आपको कितने लौटाना पड़ा, रिडेम्पशन आपने 120 पे कर दिया, तो ये 30 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट आई या नहीं आई, आ गई ना एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये 30 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई यहाँ पर। तो ये 30 रुपए कॉस्ट आई है ना, अब ये कितने सालों में आई है, मान लो ये 10 सालों बाद में रिडेम्पशन करना होगा, तो इसमें हम 10 का भाग लगा देंगे, तो एक साल की कितनी कॉस्ट आ गई, 3 रुपए इस एक साल की कॉस्ट आ गई है ना। इसको इक्वली क्या करेंगे हम, इसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर से हमने भाग लगा दिया, तो एक साल की कितनी आ गई, 3 आ गई, तो 10 साल की कितनी हो गई, 30 हो गई कॉस्ट, इसलिए ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, ऐसे राइट ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में तो कॉस्ट आएगी आएगी, उसके अलावा और दूसरी कौन सी आएगी, इनका डिफरेंस यानी कि रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, है ना। हमने कैसे निकाला ये 3 रुपए, इन दोनों का डिफरेंस और डिवाइड कर दिया हमने इस 10 से, और ये 10 क्या है, ये है n, यानी कि ये नंबर ऑफ ईयर मेच्योरिटी के ईयर है, ठीक है। तो इसको इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। 3 रुपए तो साल की, एक साल की वो हमने निकाल ली और प्लस इसमें इंटरेस्ट के रूप में हर साल के दे ही रहे हैं, तो ये टोटल कॉस्ट होगी, ये टोटल कॉस्ट होगी। और इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर नेट प्रोसीड से किया था लेकिन यहाँ पर नेट प्रोसीड है उसके साथ एक तो नेट प्रोसीड है जैसे 90 रुपए, एक यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू है, दोनों है। तो अब इसमें से कौन सा ले, है ना, नेट प्रोसीड ले या मेच्योरिटी वैल्यू, तो इन दोनों का औसत ले लेंगे हम यहाँ पर, यानी कि रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड, इन दोनों का औसत, यानी कि ये एवरेज, इनका इन दोनों का एवरेज, और गुणा कर किससे कर देंगे, 100 से। तो इस प्रकार इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके रिडेम्बल का, ठीक है, ये आपके फॉर्मूला बन जाएगा आपके, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन
और रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन टू इनका एवरेज इनटू 100, तो ये आपके बन जाएगा रिडेम्बल जो डेट है ना उसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। इरिडेबल का मैंने बता दिया इंटरेस्ट। अब यहाँ पर भी वही ये जो टैक्स आएगी ये आएगी बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स, इसको आफ्टर टैक्स बनाना चाहते हो तो ये जो इंटरेस्ट है इसको 1 माइनस टैक्स से गुणा कर देंगे और फिर बाकी का ये प्लस का ऐसे ही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो अब ये होगी कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर देखो क्या होगी। कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? केपी बोलते हैं, केपी। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट किसके रूप में आती है? यहाँ पर आती है डिविडेंड के रूप में, डिविडेंड के रूप में कॉस्ट आती है। अब जहां पर भी इंटरेस्ट था ना वहां पर क्या कर देंगे? हम डिविडेंड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ, जैसे केडी में हमने देखा था ना, हमने क्या देखा? इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, ये देखा। तो यहाँ पर ये थी कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस में इंटरेस्ट की जगह क्या आ जाएगा? डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड, है ना, डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, या इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? डी लिख सकते हैं। तो डी अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। और नेट प्रोसीड वही, नेट प्रोसीड में क्या होता है? जो भी फेस वैल्यू उसमें से जो भी एक्सपेंसेज होंगे, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर है, अंडर राइटिंग कमीशन है, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज है, ठीक है, ब्रोकरेज है, तो ये सारे एक्सपेंसेज लेस कर देंगे तो हमारे नेट प्रोसीड मिलेगा। अब ये ये जो कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर होते हैं ये भी क्या होते हैं? एक तो होते हैं आपके, एक तो होते हैं इरिडेबल और एक होते हैं रिडेबल। हालांकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अब 20 साल से ज्यादा के आप प्रेफरेंस, 20 साल से ज्यादा अवधि के जो भी प्रेफरेंस शेयर है वो इशू नहीं किए जा सकते। मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी जो टाइम है वो मैक्सिमम कितना है? 20 साल है। तो ये तो हो गया रिडेबल। यदि रिडेम्बल है तो वहां पर क्या होता था फॉर्मूला? वहां पर होता था इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन और आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 × 100, ये फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह क्या कर देना? आपको डिविडेंड कर देना। तो डी प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन अपॉन आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 और इंटू 100। ठीक है, इस प्रकार ये सिंपल फॉर्मूला, ये प्रेफरेंस शेयर का हो गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं इक्विटी का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी। अब इक्विटी के रूप में हम डिविडेंड देते हैं। इक्विटी के रूप में क्या कर देते हैं? हम डिविडेंड देते हैं। ठीक है, डिविडेंड। लेकिन यहाँ पर डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है, डिविडेंड कितना दिया जाएगा। तो देखो एक तो होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, है ना, अर्निंग एक शेयर पर कितना अर्न किया। फिर उसके बाद में डिविडेंड दिया जाता है, कोई डिविडेंड की डिक्लेयर रेट निश्चित की जाती है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डीपीएस। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेथड हो जाएंगे, एक ईपीएस और एक डीपीएस मेथड के द्वारा। ईपीएस मेथड पे क्या हो जाएगा? अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितना अर्न किया गया, ये उसका रिटर्न हो गया, डिवाइड बाई नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड, यदि यहाँ पर ये देखो नेट प्रोसीड ले लेंगे, लेकिन यदि शेयर की मार्केट प्राइस दे रखी है तो फिर मार्केट प्राइस ही दी जाएगी, क्योंकि मार्केट प्राइस पर ही इशू किए जाते हैं। कोई भी शेयर इशू किया जाएगा तो वो किस पे किया जाएगा? मार्केट प्राइस पे इशू किया जाएगा, उसकी वर्तमान में मार्केट प्राइस। तो आपको हमेशा मार्केट प्राइस ही लेनी है। नेट प्रोसीड तब लेना है जब कोई नया फर्स्ट बार कोई शेयर है वो इशू किया जा रहा है तो ही लेंगे नेट प्रोसीड, अन्यथा हम क्या लेंगे? मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, दूसरे में डीपीएस मेथड में डीपीएस डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब एक इसमें ग्रोथ रेट मॉडल हो जाता है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो भी डिविडेंड है उसमें क्या है? एक कंटिन्यूसली ग्रोथ बनती रहे। ठीक है, तो एक ग्रोथ रेट मॉडल में क्या होता है? ग्रोथ रेट और जोड़ देते हैं हम, डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस इसमें क्या कर देंगे? ग्रोथ रेट, प्लस कर देंगे हम ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला ग्रोथ रेट का भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हो गए, ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 और डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है, ये हो गया आपके इक्विटी पे। अब रिटेन अर्निंग की भी कॉस्ट यही आती है जो रिटेन अर्निंग होता है, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, अर्निंग्स यानी कि इसको बोलते हैं के आर, कॉस्ट ऑफ, इसकी बोलते हैं, इसकी कॉस्ट आती है के आर। इसकी भी कॉस्ट वही होती है जो इक्विटी की होती है, यानी कि आपके जैसे डिविडेंड है, डीपीएस है अपॉन एमपी इंटू 100 कर रहे हो तो यही कॉस्ट आएगी। बस यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपके दो टैक्स और लग जाते हैं। जैसे मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से यदि किसी को लाभ होता है शेयर के मार्केट प्राइस से तो उसको वो कैपिटल गेन माना जाता है और उस पर टैक्स लगता है, वो कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो 1 माइनस इसको टीसी कर देंगे, टी सी यानी कैपिटल गेन टैक्स, टी यानी टैक्स रेट। और यहाँ पर जो डिविडेंड मिलता है उस पर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स 1 माइनस
पी यानी कि पर्सनल टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट, और यदि कोई ब्रोकरेज है तो 1 माइनस बी ब्रोकरेज भी कर देंगे और इनटू कर देंगे 100। तो ये आपकी बन जाती है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स और यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स कर देंगे, ब्रोकरेज है तो 1 माइनस ब्रोकरेज कर देंगे, तो आपका हो जाएगा रिटेन अर्निंग की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो सारी मैंने कॉस्ट आपको बता दी है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ये क्वेश्चन है यहाँ पर तो मैंने कर दिया, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं एक बार, इसको हम एक नए पेज पे ले चलते हैं और ये एक नया पेज यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ इंसर्ट। ये क्वेश्चन आ चुका है आप यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन करते हैं हम, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपके इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें हम सारी कॉस्ट निकालेंगे, अगर वेटेड नहीं आता है तो भी आपको एक क्वेश्चन मतलब आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी, हर तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। देखो इक्विटी भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है और डिबेंचर भी है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एबीसी लिमिटेड यूजिंग बुक वैल्यू वेटेड और मार्केट वैल्यू वेटेड, दोनों पर ही आपको निकालना है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर योर, देखो द प्रेजेंट बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, डिबेंचर्स कितना है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है और 8 लाख रुपए के डिबेंचर हैं। प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख रुपए के, 100 रुपए का शेयर है। इक्विटी शेयर है 10 लाख के, 10 रुपए का एक है। एंटिसिपेटेड एक्सटर्नल फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज आर, देखो 100 रुपए पर डिबेंचर रिडेम्बल आफ्टर 10 ईयर, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आप कॉस्ट निकालोगे इनके अलग अलग। ठीक है, तो आप करोगे यहाँ लिखोगे आप, जैसे डाटा आपको दे रखे, तो डाटा गिवन क्या क्या डाटा दे रखे हैं आपको देखो, और 100 पर डिबेंचर रिडेम्बल एट पार, रिडेम्पशन कितने पे किया जाएगा, देखो 100 रुपए का एक डिबेंचर है और रिडेम्पशन कितने पे किया जाएगा, एट पार यानी कि सम मूल्य पर, सम मूल्य यानी कि फेस वैल्यू पर रिडेम्पशन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट डिबेंचर है ना, केडी, कॉस्ट ऑफ डेट केडी कैसे निकालेंगे। ठीक है, केडी हम निकालना है। अब यहाँ पर देखो हमें दे रखा है आरवी रिडेम्बल वैल्यू कितनी है, वो है 100। ठीक है, 100 रुपीज़, 100 रुपी। उसके बाद में रिडेम्बल वैल्यू फिर है और 20 साल बाद में मेच्योरिटी वैल्यू है, तो एन कितना है, एन है 20 साल। फिर मेच्योरिटी 8% कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट 8% है, इंटरेस्ट रेट 8%। उसके बाद में है फ्लोटिंग कॉस्ट कितनी है, 4% फ्लोटिंग कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 100 रुपये। ठीक है, नेट प्रोसीड, सेलिंग प्राइस 100 यानी कि नेट प्रोसीड 100 था, उसमें से हम फ्लोटिंग कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड देखो ऐसे निकालेंगे, नेट प्रोसीड फेस वैल्यू माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, और फेस वैल्यू कितनी है 100 और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना आ रहा है 4%। तो ये नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा, नेट प्रोसीड हो जाएगा आपके 96। अब हम फॉर्मूले में लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट का, कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि केडी है ना, शॉर्ट में केडी हम लिख बोलते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, और यहाँ पर देखो टैक्स रेट है। अभी ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है ना, तो इसमें जो कॉस्ट निकलती है ना केडी की, वो जनरली कैसे निकलती है, बिफोर टैक्स निकलती है, तो 1 माइनस टैक्स भी करेंगे, 1 माइनस टैक्स करेंगे हम इंटरेस्ट को। ठीक है, ये इंटरेस्ट हो चुका, प्लस कर देंगे रिडेम्पशन वैल्यू आरवी माइनस नेट प्रोसीड एनपी अपॉन एन, और यहाँ पर करेंगे आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 और इंटू 100। ओके, इस प्रकार करेंगे। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट के रूप में कॉस्ट कितनी, इंटरेस्ट कितनी थी, इंटरेस्ट रेट देखो कितनी थी, 8% इंटरेस्ट रेट थी, 8%। ठीक है, 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है, टैक्स रेट देखो कितनी है, ये रहेगी यहाँ पर देखो, द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%, 50% टैक्स रेट है, तो 1 माइनस 0.50, ये 4 हो जाएगा, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू देखो कितनी है, रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है, ये रिडेम्पशन वैल्यू ये देखो यहाँ पर 100 रुपये रिडेम्पशन वैल्यू दे रखी है, तो रिडेम्पशन वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 रुपये, माइनस नेट प्रोसीड कितना हुआ 96 हमने निकाल लिया, और नंबर ऑफ मेच्योरिटी ईयर कितना है 20 साल है ना, 20 साल ही है ना, एन देखो यहाँ पर मेच्योरिटी
ईयर्स कितने हैं, 20 साल है। और ये करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आरबी कितना है, रिडेम्पशन ऑफ वैल्यू है 100 आपका, प्लस नेट प्रोसीड कितना है आपका 96, और डिवाइड बाय 2 इनका एवरेज, और ये गुणा कर देंगे हम 100 से। तो ये हमारे सामने कितना आंसर आएगा, मैं एक बार कैलकुलेट करूँ इसको। तो ये देखो, ये तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा यहाँ पर 4, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 100/96, 4 डिवाइड बाई 20, तो ये आ जाएगा 2। तो 4 ये 0.2 और इंटू 100, और यहाँ पर 100 प्लस 96/2, ये तो 98 हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.2 इंटू 100, 420/98, तो ये आ जाएगा 4.28, 4.28, 4.28। ये कॉस्ट आ चुकी है आपकी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ केडी आ चुकी है आपकी, कॉस्ट ऑफ डेट केडी कितनी आ चुकी, 4.28 आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ठीक है, हमें आफ्टर टैक्स ही लेना है। तो ये हमने निकाली कॉस्ट ऑफ डेट। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो देखो, हम निकालेंगे अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर इसको एक बार और कॉपी कर लेता हूँ आगे। अब निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं केपी, केपी। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन, ठीक है, प्लस आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 और इनटू 100। ओके, अब यहाँ पर देखो डिविडेंड कितना आ रहा है, दूसरे में देखो 100 प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर है, रिडेम्बल एट पार, रिडेम्बल कितने पे किया जाएगा, एट पार पे, यानी कि आरबी कितना हो गया, है ना, यहाँ पे लिख देंगे हम डाटा गिवन, रिडेम्बल वैल्यू कितनी हो जाएगी, एट पार, यानी कि 100 रुपये हो जाएगी, ठीक है। एन कितना है, एन आपके है 15 ईयर, 15 ईयर, ठीक है। उसके बाद में डिविडेंड रेट, यानी कि डिविडेंड कितना दिया जाएगा, डिविडेंड कितना है वो दिया जाएगा 10%, 10% से, तो 100 रुपये का कितना हुआ, 10 रुपये हो जाएगा डिविडेंड रेट। और फिर है 5% फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, ठीक है, 5%। अब ये 100 रुपये पर है 1 रुपये, तो देखो यहाँ पर फेस वो नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा, नेट प्रोसीड क्या होता है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। 100 रुपये फेस वैल्यू थी, 5 रुपये आपने यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई, तो नेट प्रोसीड आपकी होगी 95, ठीक है, 95 हो गई। अब यहाँ पर लिखोगे आप केपी, केपी बराबर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बराबर डिविडेंड कितना हुआ, 10% डिविडेंड है, तो 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का तो कितना हुआ, 10 रुपये हो गया, ठीक है, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितना है, रिडेम्पशन वैल्यू आपका 100 माइनस नेट प्रोसीड कितना हुआ 95 पर, और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 15, 15 साल नंबर ऑफ ईयर 15 है, ठीक है, और इंटू 100, और यहाँ पर 100 प्लस 95/2, तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 15, तो ये 10.33 प्लस 10.33 इंटू 100, और डिवाइड कर देंगे इसको 97.5 से, 0.33 प्लस 10, 10.33 इंटू 100, 1033.33, 100 प्लस 95, 195/2, 97.5, 1033 और 33/97.5, तो ये आ रहा है 10.59, तो इसको 10.60 कर लेते हैं, ठीक है, 10.66 कर लेते हैं, ये 10.6 आ जाएगा। ये आपके आ चुकी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, केपी आपके आ चुकी है, ये केपी आ गई आपके 10.95। उसके बाद में हम एक पे जोड़ लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम अब यहाँ पर हम लेते हैं, अब निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि के ई निकालेंगे हम यहाँ पर। के ई में देखो क्या दे रखा है, 2 रुपये पर शेयर है, यहाँ पर 2 रुपये पर शेयर फ्लोटिंग कॉस्ट आ रही है, फ्लोटिंग कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है, 22 रुपये। तो ये सेलिंग प्राइस है ना, ये क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया आपके यहाँ पर। देखो डाटा गिवन है ना, मार्केट प्राइस कितना है या सेलिंग प्राइस कितना है, 22 रुपीज़, ठीक है। डिविडेंड कितना दिया जाएगा, यहाँ पर देखो द डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन द इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ ईयर इज आर एस 2 पर शेयर, है ना डिविडेंड। डिविडेंड कितना दिया जाएगा, 2 रुपये पर शेयर, ठीक है। उसके बाद में एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज डिविडेंड 5%, यानी कि ग्रोथ रेट भी दे रखी है आपको, ग्रोथ रेट। और ये कितनी है, ये है 5%, ग्रोथ रेट आपकी दे रखी है 5%, ठीक है। इट द हैज द एंटिसिपेटेड ऑफ पेइंग इट्स अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक। ओके चलो, हम ये देखो ग्रोथ रेट वाला क्वेश्चन आ गया ना, ग्रोथ रेट, तो हमें निकालना है डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, ये फॉर्मूला में लेना है काम में। तो डीपीएस डिविडेंड कितना दिया जा रहा है, 2 रुपये, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है, 22 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है, 5%। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 2 इंटू 100 भाग 22, तो ये आ गया 9.09, और प्लस कर देंगे इसमें हम 5, तो ये आ जाएगा लगभग आपके 14.09, यानी कि 14.1 कर सकते हैं इसको, 14.1% आ चुके आपका, ठीक है। तो ये आपके आ चुकी आपकी के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई कितना आ गया, 14.1 आ चुका आपके के ई। ओके, अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखो इसके लिए परफॉर्मा क्या बनेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन किस पे। अब देखो ये मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू अलग अलग होती है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ बुक वैल्यू पर, पहले आपको बता देता हूँ बुक वैल्यू पर, फिर मार्केट वैल्यू बताता हूँ। बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, ठीक है। इस बुक वैल्यू को हम निकालते हैं, तो ये एक टेबल बनेगी, ऐसे टेबल बनाना है आपको, ठीक है। इस तरह से टेबल बनाओगे और यहाँ पर कॉलम लिखोगे, सबसे पहले सोर्स, सोर्स किस सोर्स, मतलब क्या क्या सोर्स हैं, जैसे सोर्स आपके क्या क्या है, यहाँ पर डिबेंचर है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। सोर्स आ गए, फिर यहाँ पे लिखोगे आप अमाउंट, अमाउंट कितने की कैपिटल है, देखो डिबेंचर्स कितने के हैं। अब यहाँ पर आपको वो देखना है कि डिबेंचर कितने रुपए के हैं टोटल। देखो 8 लाख के डिबेंचर है, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर है और 10 लाख के आपके इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो यही आप लिखोगे यहाँ पर कि 8 लाख के आपके हो गए डिबेंचर, 2 लाख के हो गए आपके प्रेफरेंस शेयर और आपके 10 लाख के हो गए आपके इक्विटी शेयर, ठीक है। फिर ये हो जाएगा वेट, वेट देखो वेट कितना होगा, यहाँ पर देखो डिबेंचर कितने हैं, 80,000 रुपए के, 8 लाख के डिबेंचर है, 8 लाख के डिबेंचर है, 8 लाख के डिबेंचर, ये टोटल का कितना है, 8 और 2 10 और 10 20 लाख, यानी कि टोटल कैपिटल का ये कितना है, तो वही होगा ना बाहर, 20 लाख का ये कितना है, ठीक है। ये देखो 20 लाख का कितना है, 8 लाख, तो 8 लाख भाग 20 लाख कितना हो चुका ये आएगा 0.4, ठीक है। 0.4 हो चुका है, 0.4। फिर आपको देखना कि ये 2 लाख है ना, ये 20 लाख का कितना है, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.1, 0.1। और फिर उसके बाद में आपको देखना है कि 10 लाख है, ये 20 लाख से कितना है, 10 लाख
10 लाख भाग 20 लाख तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, यानी कि ये कितना प्रतिशत है, लेकिन हमें परसेंट में नहीं लिखना। अगर परसेंट में लिखोगे आप यहाँ पर गुणा करोगे परसेंट से तो फिर आपको भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर परसेंट में नहीं ले रहे, तो ये 0.4 है, ये 0.1 है और ये 0.5 है। ये वेटेड आ चुका है इनका। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट, कॉस्ट COST, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर देखो कॉस्ट कितनी कितनी आ रही थी, आप देखो डिबेंचर की कॉस्ट कितनी आ रही थी, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन था, ये हमने लिखा है यहाँ पर KD आ रही है 4.28, 4.28, 4.28, 4.28। फिर उसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर KP आ रही है 10.6। ठीक है, 10.6 ये आ रही है 10.6। उसके बाद में हम देखें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमने डिलीट कर दी, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गड़बड़ हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आई थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो वापस निकाल लेते हैं। देखो के ई कितनी आएगी, के ई आएगी आपके 2/22 इंटू 100 प्लस 5, यानी कि 200/22 प्लस 5, यानी कि 14.09, यानी कि 14.1 आ रही है। के ई कितनी आई थी आपकी 14.1 आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी 14.1, ये के आएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये कॉस्ट आ रही है इनकी, है ना, तो इनके इनसे इनके जो भार है ना, वेट है इनके, इस वेट से इनको गुणा कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4.28, 4.28 इंटू 0.4, तो ये आ गया आपके 1.712। फिर उसके बाद में देखो 10.6 गुणा कर देंगे इसको 0.1 से, तो ये आ जाएगा आपके 10.6 गुणा कर दोगे इसको 0.1 से, तो ये आ जाएगा 1.06, 1.06। और फिर उसके बाद में 14.1 गुणा कर दोगे आप 0.5 से, तो ये 7.05 आ जाएगा, 7.05 आ जाएगा। और यहाँ पर आप इसको कर दोगे टोटल, इनका कर दोगे टोटल, तो प्लस 1.06 प्लस 1.712, तो ये कितने आ चुका आपके, ये आ चुके आपके 9.822, है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कितने आ चुके हैं आपके ऑन या बेस ऑन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। ठीक है, 9.822 ये आ चुके हैं आपके। ठीक है, अब हम दूसरा निकालेंगे, बुक वैल्यू की जगह हम क्या लेंगे, दूसरा लेंगे हम मार्केट वैल्यू। दूसरा केस में आ रहा है, दूसरा पूछ रहा है इसमें मार्केट वैल्यू वेटेड, तो यहाँ पर जहाँ पर भी बुक वैल्यू था ना वहाँ पर हम मार्केट वैल्यू लिख देंगे। अब देखो मार्केट वैल्यू यहाँ पर देखो 100 रुपये का शेयर है, मार्केट वैल्यू देखो यहाँ पर 100 रुपये का एक शेयर है, और कितने शेयर थे, डिबेंचर कितने थे, 8 लाख डिबेंचर, यानी कि कितने शेयर थे, 8,000 शेयर थे, 8,000 नंबर ऑफ शेयर थे, एक 100 रुपये का था तो 8 लाख हो गए। अब यहाँ पर देखो मार्केट प्राइस भी इसका कितना है, 100 रुपये है। देखो यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है, तो अभी भी 100 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो कितना हो गया, 8 लाख ही हुआ मार्केट प्राइस। ठीक है, तो वही रह गया। फिर उसके बाद में डेट की बात करें, प्रिफरेंस शेयर की बात करें, देखो 100 रुपये का एक शेयर था, तो यहाँ पर कितने थे, नंबर ऑफ शेयर 2,000 शेयर थे। ठीक है, देखो 2 लाख थी ना, तो 2,000 शेयर थे, यानी कि नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 2,000, और एक शेयर अभी वर्तमान में देखो कितने का है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 100 रुपये, अभी भी 100 रुपये का ही जा रहा है, तो वही कितना हो गया, 2 लाख रुपये आ गया, यानी कि सेम हो गया। इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर देखो 10 रुपये का एक शेयर था, और कितने शेयर थे, 10 लाख, यानी कि 10 लाख टोटल कैपिटल, यानी कि 1 लाख शेयर थे, 1 लाख शेयर थे, एक शेयर कितने का था, 10 रुपये, तो 10 लाख थे। अभी वर्तमान में कितना शेयर है, सेलिंग प्राइस 22 रुपये, इसमें चेंजेज होगा, तो इसमें कैपिटल कितनी होगी, 22 लाख कैपिटल हो गई, तो बस यहाँ पर चेंजेज होगी, तो ये मार्केट प्राइस लेनी है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमने देखो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर बुक वैल्यू की जगह एक तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू लिख दोगे, और फिर दूसरा क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल में चेंजेज आ जाएगा। बाकी इन दोनों में भी होगा, होना चाहिए चेंजेज, लेकिन हमने देखा कोई चेंजेज नहीं होगा, मार्केट प्राइस सेम है, तो इनमें दोनों में तो यही 8 लाख और 2 लाख आएगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 22 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेट भी फिर चेंज हो जाएगा, इनका वेट भी फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये भी फिर क्या हो जाएगा आपके चेंज
आ जाएगा, इसमें भी आपके चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या आएगा इसमें, क्या चेंजेज होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 लाख है, यहाँ पर 2 लाख है, तो यहाँ पर हो जाएगी 22 लाख। मैंने बता दिया 22 लाख कैसे होगी, तो 22 लाख होगी। अब इनका वेटेड निकालो, देखो 22 और 2 कितने हुए, 24, और 8 कितना हुई, 24 + 8 कितना हो गया, 32 लाख हो गया। अब वेटेड निकालो, 8 लाख भाग 32 लाख, 8 लाख भाग 32 लाख, 8/32, तो ये आ गया 0.25, 0.25 आ गया। फिर उसके बाद में दूसरा कितना है, 2 लाख, 2/32, तो ये कितना हो गया, 0.0625 हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा है 22/32, तो ये आ जाएगा 0.6875 और इस इन सभी को आप करोगे अगर टोटल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो अब इनको करते हैं गुणा। तो 0.25 को गुणा करोगे आप 4.28 से, तो ये हो जाएगा आपका 1.07। फिर उसके बाद में आप गुणा करोगे 0.0625, इसको गुणा कर दोगे आप किससे, 10.6 से गुणा करोगे, तो ये आ जाएगा 0.6625, 0.6625। ठीक है, फिर उसके बाद में आप गुणा कर दोगे 0.686875, और इसको गुणा कर दोगे आप 14.1 से, तो ये आ जाएगा 9.969 ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनका सबका टोटल कर देना है, प्लस 0.6625 प्लस 1.07, तो इनका टोटल किया तो ये 11.42 आ चुका, 11.42 आ चुका, यहाँ पर आ जाएगा 11.42। ठीक है, ये आ जाएगा आपके मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, इनका कंबाइंड निकालते हैं। तो मैंने आपको इंडिविजुअल इनकी कॉस्ट निकालना बता दी, और देखो इसमें इस प्रकार आपके वेटेड एवरेज भी मैंने आपको बता दिया। तो आपके ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपको कॉस्ट पूछ सकता है, अलग अलग पूछ सकता है, या हो सकता है कि आपके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ जाए। तो ठीक है, ये हमने देखा, देखो यहाँ पर हमने देखा कॉस्ट ऑफ डेट निकालना। कॉस्ट ऑफ डेट में ध्यान रखना, आपको नेट प्रोसीड निकालते समय गलती नहीं करनी है। नेट प्रोसीड में ये जो भी कॉस्ट होती है वो कॉस्ट लेस करती है फ्लोटिंग कॉस्ट या इशू एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ब्रोकरेज आता है, आपके डिस्काउंट आ जाता है, आपके अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह आ जाता है, तो ये हम लेस करते हैं। ठीक है, और मैच्योरिटी वैल्यू का ध्यान रखना आपको। मैच्योरिटी वैल्यू जरूरी नहीं कि यहाँ पर, तो हमने क्वेश्चन में देखा कि इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है ना, रिडेम्पशन वो पार पे किया जा रहा है, सब मूल्य पर किया जा रहा है, यानी फेस वैल्यू पर रिडेम्पशन किया जा रहा है। यदि ये क्वेश्चन हो सकता है कि 10% प्रीमियम पर हो सकता है 10% डिस्काउंट पे हो, है ना, तो वहां पर जैसे 10% प्रीमियम है ना, तो यदि जो भी डिवेंचर है यदि उसका फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 10% कितना हुआ, 10 हुआ, तो यहाँ पर भी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 आ जाएगी, यदि 10% प्रीमियम पर है। यदि 10% डिस्काउंट पे है तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैच्योरिटी वैल्यू आपके 90 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद में ये देखो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में वही फॉर्मूला होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी का देख लिया, ऐसे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी क्वेश्चन, आपको इस प्रकार क्वेश्चन करना है, और इसी तरह आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आप इसमें बुक में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप क्वेश्चन निकालिए, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉलेज में आकर आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।